दुनिया में दो पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस हुई। इत्तेफाक ये है कि इन दोनों पेंटिंग्स के चित्रकार का नाम लियोनार्डो है। इनमें एक वो थी जो फिल्म टाइटैनिक में लियोनार्डो दी कैप्रियो ने बनाई थी और दूसरी जिसका नाम है मोनालिसा। इसे बनाया था लियोनार्डो दी विंची ने। टाइटैनिक वाली पेंटिंग क्यों फेमस है? जाहिर है फिल्म फेमस तो पेंटिंग भी फेमस, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा पूरी दुनिया में इतनी फेमस कैसे हो गई थी कि पेंटिंग्स में रत्ती भर रुचि ना रखने वाला आदमी भी इसका नाम जानता है। शायद सुना हो आपने कि मोनालिसा की प्रसिद्धि का कारण उसकी रहस्यमय मुस्कुराहट है, लेकिन क्या सच में यही बात है या कोई और है? क्या है इस पेंटिंग का इतिहास? ये इतनी फेमस कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत कितनी है? आज का हमारा टॉपिक इसी के विषय में होने वाला है। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1911 22 अगस्त की तारीख से। मंगलवार का दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में लू नाम का एक म्यूजियम है जिसे खोलने की तैयारी हो रही थी। लू दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। मतलब हॉलीवुड फिल्मों में जितनी पेंटिंग्स चोरी होती हुई आपने देखी होंगी उनमें से अधिकतर लू में ही है। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स मोनालिसा भी यही लगी है। 1911 की उस सुबह लू में काफी तैयारी चल रही थी क्योंकि लुई बेरूद नाम का एक फेमस पेंटर संग्रहालय में आने वाला था। लुई बेरूद उस रोज मोनालिसा की एक नकल बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचे वहाँ का नजारा दूसरा ही था। पेंटिंग की जगह 4 कील और धूल का एक आयत बना हुआ था। सब गार्ड से पूछने लगे, भैया लियोनार्डो की मोनालिसा कहाँ गई? गार्ड हैरान थे। किसी ने इस पेंटिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लाजमी है, अब आगरा में रहने वाला रोज रोज ताजमहल देखने क्यों जाएगा? पेंटिंग को खूब ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। जैसे ही ये बात म्यूजियम के मैनेजमेंट तक पहुंची वहाँ हड़कंप मच गया। बात पूरे शहर में फैली, फिर देश में और फिर दुनिया में। एक पुराना फलसफा है कि कोई चीज खो जाए तब जाकर उसकी असली कदर मालूम होती है। ऐसा ही मोनालिसा के साथ भी हुआ। हालांकि उस समय तक मोनालिसा आम जनता में इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन चित्रकार कम्युनिटी में इसके कदरदान बहुत थे। ऐसे सैकड़ों लोग लू में जमा हुए शौक मनाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अगले दिन इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। इस खबर के अनुसार पेरिस में हाल हो गया था मानो अपने किसी चहेते की मौत हो गई हो। लोग मोनालिसा की खाली जगह पे फूल चढ़ाने लगे। जिस रोज मोनालिसा चोरी हुई, म्यूजियम का निदेशक छुट्टी मनाने मेक्सिको गया था। लौटने के बाद जब उससे इस बारे में पूछा गया, उसने जवाब दिया, मोनालिसा का चोरी होना ऐसा है मानो कोई रात के अंधेरे में जुगनू चुराने की कोशिश करे। निदेशक को उसकी लापरवाही के लिए उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन यह समस्या का हल नहीं था। लियोनार्डो की मोनालिसा, जो पिछले 400 साल से झुके हुए कंधे लेकर एक जगह बैठकर अपने रहस्यमय मुस्कान बिखेरती रहती थी, अचानक उठकर चली गई थी। लेकिन कहाँ और किसके साथ? इसी का जवाब किसी के पास भी नहीं था। मोनालिसा की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई, चप्पे चप्पे में छापे मारे गए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। गिरफ्तार किए जाने वाले में एक नाम ऐसा था जो आगे चलकर दुनिया का महान चित्रकार बना। नाम था पाब्लो पिकासो। पिकासो की कुछ पेंटिंग्स हमने स्क्रीन पर दिखाई है, जिससे आपको पता चलेगा कि पेंटिंग्स की दुनिया में पिकासो भी कम बड़ा नाम नहीं है। पिकासो शक के घेरे में आ गए। पिकासो शक के घेरे में इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने कुछ चोरी की पेंटिंग्स खरीदी थी। पिकासो से भी पूछताछ हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह कुछ 2 साल बीत गए। अब तक सब मान चुके थे कि मोनालिसा हमेशा के लिए खो गई है, क्योंकि इस दौरान मार्केट में उसे बेचने या खरीदे जाने की कोई भी खबर नहीं थी। साल 1913 में मोनालिसा का एक बार फिर खबरों में आई। पता चला कि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की है। हुआ ये कि 29 नवंबर 1913 की तारीख को इटली के एक एंटिक डीलर एल्फ्रेडो गेरी के पास एक खत आया। लिखा था, लियोनार्डो दे विंची की चोरी हुई पेंटिंग्स मेरे पास है। ये पेंटिंग्स इटली के पास होनी चाहिए क्योंकि इसे बनाने वाला भी इटली का था। और लेटर में नीचे दस्तखत में लिखा था लियोनार्डो। एल्फ्रेडो ने खत का जवाब दिया। खतों के जरिए ही एक मीटिंग फिक्स हुई। 10 दिसंबर 1913 के रोज 5 फुट 3 इंच का एक शख्स एल्फ्रेडो गेरी की दुकान में दाखिल हुआ। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूछे जाने पर उसने अपना नाम लियोनार्डो बताया।
उसने पेंटिंग दिखाने के बदले $1 लाख यानी 2024 के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए की रकम मांगी। सौदा तय हुआ। कुछ रोज बाद एल्फ्रेडो इटली के त्रिपोली शहर के एक होटल के कमरे में दाखिल हुआ। यह लियोनार्डो का कमरा था। एल्फ्रेडो ने लियोनार्डो के पेंटिंग्स के बारे में पूछा। लियोनार्डो हड़बड़ी में ही था। उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला। सूटकेस के अंदर कपड़े थे। उसने कपड़े हटाए। कपड़ों के नीचे एक खुफिया जेब बनी हुई थी। जेब के अंदर से उसने पेंटिंग्स बाहर निकाली। एल्फ्रेडो गेरी ने पेंटिंग्स को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियोनार्डो को लगा उसे पेंटिंग्स के असली होने की तसल्ली हो गई है। वो उठा और उसने डील पक्की करने के लिए अपना एक हाथ एल्फ्रेडो के तरफ बढ़ाया। दूसरी तरह से भी एक हाथ आया, लेकिन उस हाथ में ही हथकड़ी ही थी। लियोनार्डो ने गर्दन उठाई तो देखा कमरे में पुलिस आ चुकी थी। तब जाकर उसे समझ आया कि ये पूरा खेल उसे फंसाने के लिए रचा था। जो शख्स खुद को लियोनार्डो बता रहा था, उसका असली नाम विंचेंजो पेरुजिया था। पेरुजिया ने पुलिस को पेंटिंग के चोरी होने की पूरी कहानी बताई। 21 अगस्त 1911 की सुबह लू म्यूजियम उस रोज मेंटेनेंस के लिए बंद था और ये बात पेरुजिया को मालूम थी। वो बाकी मजदूरों के साथ म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक सफेद पोशाक पहन ली, जो म्यूजियम के कर्मचारियों की पोशाक थी। इसके बाद वो म्यूजियम में उस जगह गया जहां मोनालिसा टंगी हुई थी। पेंटिंग शीशे के अंदर थी। उसने उसे वहां से उतारा और अपने सफेद कपड़े में लपेट लिया। इसके बाद वो जैसे म्यूजियम के अंदर घुसा था वैसे ही बाहर भी निकल गया। पेंटिंग्स को उसने 2 साल तक पेरिस के अपने घर में छुपा कर रखा, जिसके बाद उसे वो इटली ले गया। यहाँ उसने पेंटिंग्स को बेचने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो पकड़ा गया। पेंटिंग्स बेचने के पीछे उसका मकसद पैसे कमाना था, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता था कि पेंटिंग्स इटली के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाला भी यानी लियोनार्डो दी विंची इटली का नागरिक था। पेरुजिया पकड़ा गया। उसे कुछ साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन साथ ही वो इटली का हीरो बन गया। पेंटिंग्स मिलने के बाद उसे पूरे इटली में प्रदर्शित किया गया। हालांकि इटली की सरकार ने फैसला किया कि उसे फ्रांस को लौटा दिया जाए, क्योंकि फ्रांस के सम्राट किंग फ्रांसिस ने उसे लियोनार्डो दी विंची से खरीदा था। दिसंबर 1913 में मोनालिसा को फ्रांस को लौटा दिया गया। मोनालिसा लौट आई जैसे घर से रूठकर भागा कोई बच्चा लौट आता है। जिस प्रकार वापस लौटे बच्चे को घर में रहने वाले बच्चे से ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा पूछताछ होती है, उसी तरह चोरी की घटना की पूरी दुनिया में मोनालिसा को फेमस कर दिया। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग लू म्यूजियम में आते हैं। इनमें 75% विदेशी पर्यटक होते हैं। म्यूजियम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इनमें 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को देखने आते हैं। मोनालिसा की प्रसिद्धि की कई विवेचनाएं की गई हैं। मसलन कहा जाता है कि इसकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमय है। एक नज़र में मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर देर तक इसे आप देखते रहते हैं तो धीरे धीरे ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हालांकि मोनालिसा के कई आलोचक भी हैं, जिसका मानना है कि ये पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हुई, जबकि इससे कई बेहतर पेंटिंग्स दुनिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में आर्ट क्रिटिक जेसन फरागो मोनालिसा को 16वीं सदी की किम कार्दाशियन की संज्ञा देते हैं। किम कार्दाशियन एक अमेरिकी सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस है, लेकिन क्यों है ये बात भी मोनालिसा की तरह ही एक रहस्य है। बहरहाल फरागो अपनी बात के समर्थन में आंकड़े भी पेश करते हैं। साल 2019 में ब्रिटिश पर्यटकों से एक सर्वे के दौरान पूछा गया कि किस पर्यटन आकर्षण ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया। 80% लोगों ने इस सवाल के जवाब में मोनालिसा का ही नाम लिया। निराश होने की वजह भी थी। 2.5 फीट लंबी इस पेंटिंग्स को देखने के लिए 12 फीट की दूरी पर खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए लाइन लगती है हजारों लोगों की और मौका मिलता है बस 1 मिनट भर निहारने का। मोनालिसा को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाता है और इंतजाम ऐसा किया गया है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। जहां तक पेंटिंग के इतिहास की बात है, इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दी विंची ने अक्टूबर 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। ये जिस महिला की पेंटिंग है उसका नाम लिसा डेल जियोकोंडा था, जो एक इतालवी जमींदार की पत्नी थी। जमींदार ने ही लियोनार्डो को पेंटिंग का नाम दिया था, लेकिन लियोनार्डो ने इसे जमींदार को नहीं सौंपा, बल्कि किसी कारण से 4 साल तक ये पेंटिंग अधूरी रही। आगे जाकर फ्रांस के सम्राट ने लियोनार्डो दी विंची को फ्रांस आने के लिए बुलावा भेजा। फ्रांस में पेंटिंग का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन फिर 1517 में दी विंची के दाएं हाथ को लकवा मार गया, जिसके कारण मोनालिसा कभी पूरी नहीं बन पाई। जी हाँ,
दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग अधूरी थी, लेकिन इसका जलवा ऐसा था कि एक वक्त में फ्रेंच सम्राट नेपोलियन इसे अपने बेडरूम में लगाए रखता था। अंत में सबसे काम के सवाल की बात भी कर लेते हैं, मोनालिसा की कीमत कितनी है? बिजनेस का सिद्धांत कहता है किसी चीज की कीमत तभी पता चल सकती है जब उसे बेचा जाए, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज कानून के अनुसार मोनालिसा पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता। हालांकि फिर भी कुछ आंकड़े हैं जिनसे हमें कुछ अनुमान लगा सकते हैं। साल 1962 में मोनालिसा को प्रदर्शन के लिए अमेरिका लाया गया था। तब इसका बीमा हुआ था $100 मिलियन में, यानी 2024 के हिसाब से लगभग 5,500 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी मोनालिसा पेंटिंग्स के रहस्य के पीछे की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।